हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पंचायत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन यानी कि क्रमागत उन्नति। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्स क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इवोल्यूशन परिवर्तन का क्रम है जो लाखों वर्षों से आदिम जीवों में होता है, जिसमें नई प्रजातियां जन्म लेती हैं। चूंकि हम जीवित जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे जैविक विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रूप में माना जाता है। हम हमारे आसपास जो भी पौधे और जानवर देखते हैं वे लगभग सभी अपने पूर्वजों से विकसित हुए हैं, जो बहुत पहले इसी धरती पर रहते थे। हम यहाँ इस इवोल्यूशन को टेरस और पक्षी के विकास के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक प्राचीन उड़ने वाला सरीसृप है जो 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहता था। इसने अपने जीवन को एक बड़ी छिपकली के रूप में शुरू किया जो भूमि पर रेंग सकती थी। लाखों वर्षों में इसके पैरों के बीच त्वचा की छोटी सी सिलवटों का विकास हुआ, जिससे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में सक्षम हो गई। इस तरह उनमें कई सालों तक इस तरह के विकास होती रही। फिर त्वचा की सिलवटों और उनको प्रोसेस कराने वाली हड्डियां और मांसपेशियां उनका पंख बनाने के रूप में बढ़ने लगी जो उड़ सकते थे। इसी प्रकार जो एक जानवर जो जमीन पर रेंगता था उसका विकास एक उड़ने वाले जानवर के रूप में हुआ और नई प्रजातियों का फॉर्मेशन हुआ। ये माना जाता है कि ये सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। दो प्रजातियों में जितनी अधिक विशेषताएं होंगी वो उतनी ही आपस में संबंधित होंगी। इवोल्यूशन के लिए एविडेंस देने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, जैसे सजातीय अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन्स, अनुरूप अंग एनालॉगस ऑर्गेन्स और जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। तो चलिए अब हम इन सब को डिटेल में समझते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स यानी कि सजातीय अंग, वो अंग जिनका एक ही जैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी, एक छिपकली जो कि एक सरीसृप है, एक मेंढक जो कि एक उभयचर है, एक पक्षी और एक चमगादड़ जो एक स्तनपायी है। इनमें से सभी के आगे वाले भाग के हड्डियों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये सब इनसे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे ह्यूमन अपने हाथों का इस्तेमाल करता है कुछ भी पकड़ने के लिए, लिज़ार्ड इसका इस्तेमाल करता है चलने या दौड़ने के लिए और फ्रॉग इसका इस्तेमाल करता है उछलने के लिए। एनालॉगस ऑर्गेन्स यानी कि अनुरूप अंग, वे अंग जिनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन उनकी उपस्थिति समान होती है और वे समान कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कीट और एक पक्षी के पंखों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है लेकिन वे इसका इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, ये मृत जानवरों या पौधों के अवशेष होते हैं जो अतीत में रहते थे। उदाहरण के लिए आर्कियोपेट्रिक्स नाम का जीवाश्म जो एक पक्षी की तरह दिखाई देता है, लेकिन इनमें कई अन्य विशेषताएं थी जो सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स में मिलती थी। क्योंकि आर्कियोपेट्रिक्स में पक्षियों की तरह पंख और सरीसृपों के जैसे दांत और पूंछ होते थे, तो यह सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है और इसलिए सुझाव दिया गया कि पक्षी सरीसृपों से विकसित हुए हैं। जीवाश्म बनते हैं जब जीव मर जाते हैं, तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है सूक्ष्म जीवों के कारण ऑक्सीजन, मॉइस्चर आदि की उपस्थिति में। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन्स ने अपनी फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इवोल्यूशन की थ्योरी दी। डार्विन द्वारा प्रस्तावित इवोल्यूशन की थ्योरी को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बताता है कि अगली पीढ़ी के लिए अपनी विशेषताओं या लक्षणों की प्राप्ति करने के लिए प्रकृति द्वारा सबसे अच्छे अनुकूलित जीवों का चयन किया जाता है, जो कि सभी जीवों पर लागू होता है। चलिए इसे कुछ बिंदुओं द्वारा समझते हैं। किसी भी आबादी के भीतर हमें नेचुरल वेरिएशन देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों में दूसरे की तुलना में अधिक अनुकूल विविधताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ विविधताएं का मतलब वेरिएशंस है। भले ही सभी प्रजातियां बड़ी संख्या में संतान पैदा करती हैं, लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से काफी स्थिर रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक प्रजाति के सदस्य और दूसरे प्रजाति के सदस्य के बीच खाने रहने के लिए संघर्ष के कारण होता है। आबादी के भीतर अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले अनफिट व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाते हैं। अनुकूल विविधताओं वाले
फिट व्यक्ति जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। इसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में अनुकूल विविधताएं होती हैं वे इन विविधताओं पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते हैं। ये विविधताएं जब लंबे समय तक चलती रहती हैं तब नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। हालांकि डार्विन की थ्योरी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन इस आधार पर इसकी आलोचना की गई थी कि यह विविधता यानी कि वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में नहीं बता सका। जेनेटिक्स में प्रोग्रेस के साथ विविधताओं के स्रोत को जीन के रूप में समझाया गया। प्राकृतिक जनसंख्या में भी जीन अलग अलग होते हैं, इसलिए जेनेटिक मटेरियल्स को इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। तो डार्विन की थ्योरी को इसी के अनुसार मॉडिफाई किया गया था। इवोल्यूशन का सबसे अधिक माने जाने वाला थ्योरी इवोल्यूशन का सिंथेटिक थ्योरी है, जिसमें प्रजातियों की उत्पत्ति जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। इसके अलावा कभी कभी एक प्रजाति पूरी तरह से मर जाती है या विलुप्त हो जाती है। डोडो एक बड़ा उड़ने वाला पक्षी था जो विलुप्त हो गया है। एक बार एक प्रजाति विलुप्त होने के बाद इसका जीन हमेशा के लिए खो जाता है और यह बिल्कुल भी उभर नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी टॉपिक या विषय के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे हमने इस टॉपिक का नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।